हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक, जो कि मजेदार, शानदार और जिंदाबाद है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। ओके, तो आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है फिजिक्स पढ़ रहे थे, आज से आपका बायोलॉजी चलेगा और फिजिक्स भी साथ साथ में चलेगा, लेकिन बायोलॉजी का क्लास सुबह में होगा और फिजिक्स का क्लास शाम में होगा। ओके, तो चलिए बायोलॉजी चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी साथ में जरूर रखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, फॉर ऑल द बोर्ड एंड द कंपटीशन एग्जाम्स। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके, तो चलिए जल्दी से प्यारा सा हेडिंग डाल दीजिए, प्यारा सा दुलारा सा लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये लाइफ प्रोसेस। ओके, देखो पूरा टॉपिक को लास्ट तक देखना, तब मजे आएंगे, क्योंकि आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चलने वाला है। ओके, कोई भी मैं टॉपिक कोई भी सिलेबस शुरू करने वाला नहीं, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन आपको फील नहीं आएगा कि आखिर चैप्टर में है क्या, तब तक मजे बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। ओके, इनफैक्ट आगे चैप्टर में तो पूरा फुल ऑफ मस्ती होगा, मजे आएंगे आपको। अलग अलग टॉपिक्स इतना मजेदार तरीका से मैं सिखाऊंगा आपको ना, कि आपके मतलब गार्डन हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। ओके, तो इंट्रोडक्शन पूरे 10-15 मिनट का जो भी है देख लेना, बहुत ही मजेदार है इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखो, लाइफ प्रोसेस जो है वो दो शब्द है, लाइफ और प्रोसेस। ओके, लाइफ मतलब होता है जीवन। ओके, और जीवन कैसे लिखा था जीवन, यार हिंदी थोड़ा मेरा गड़बड़ है भाई। जीवन और प्रोसेस मतलब होता है पराक्रम या फिर क्रिया, या फिर इसको बोलते हैं पराक्रम। ओके, पराक्रम और या फिर क्रिया भी बोल सकते हो, मतलब जीवन जीने का तरीका। आपको जीवन कैसे जीना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऑर्गन को जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस क्रिया को करना पड़ता है। जो भी क्रिया को करना पड़ता है, बहुत सारी क्रिया हैं, उन सबको एक साथ क्या बोल दिया है गया है, लाइफ प्रोसेस। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको जीवन जिंदा रहना है तो आपको लाइफ प्रोसेस करना होगा। ओके, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके कारण आप क्या रहते हो जिंदा रहते हो। ओके, अब वो कौन कौन सी चीज है जिससे व्यक्ति या जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित रहता है, उन चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब कौन कौन सा चीज है, क्या है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति जीवित है तो जीवित रहने के लिए उसको सबसे पहले भोजन चाहिए। ओके, और अगर भोजन ले लिया तो भोजन से उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ओके, भोजन बॉडी के अंदर जाएगा, एनर्जी मिलेगा। ओके, और उसके बाद जो अनवांटेड चीज है वो बॉडी से बाहर भी होना चाहिए। और उसके बाद जो है हमें सांस, ऑक्सीजन का भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो इन सभी चीजों का जो है वो जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। ओके, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हमें मदद करते हैं जीवित रहने में, अलाइव रहने में। कौन कौन से क्या क्या है, और अगर यूनिसेलुलर का बात करते हैं तो उसमें कौन सा ऑर्गन है, और अगर मल्टी सेलुलर का बात करते हैं तो उसमें कौन सा ऑर्गन है, एक एक चीज को बहुत ही विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझो कि न्यूट्रिशन, सबसे पहला चीज जो है जिंदा रहने के लिए वो क्या है, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन आपको कहां से मिलेगा मेरे ब्रदर, वो मिलेगा आपको फूड से। सबसे पहली बात, आपको फूड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक फूड नहीं लोगे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। तो न्यूट्रिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फूड लेना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हेल्दी अच्छा खाना, बर्गर पिज्जा नहीं। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कौन खा रहा है आजकल, है ना। तो दूसरी चीज जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहली बात क्या है ट्रांसपोर्टेशन में, कि देखो आपने क्या किया, फूड लिया तो फूड कहाँ जाएगा, ये फूड जो है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ओके, ब्लड के बाद पूरे कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। ओके, तो ये बॉडी में जो जा रहा है, जो कि आपने फूड न्यूट्रिशन लिया है, वो ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, और इस सर्कुलेशन, फूड के सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। और इसी में हम लोग ब्लड सिस्टम भी पढ़ेंगे। जो चीज आता है वो सारे की सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ब्लड से रिलेटेड। ओके, एंड थर्ड वन, तीसरा चीज, आपके बॉडी में खाना तो चल गया, खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए, रेस्पायरेशन। ओके,
आपको रिस्पायरेशन करना जरूरी होगा, और रिस्पायरेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ओके, और एनर्जी मिलेगा तो आप हर काम को आसानी से क्या कर पाओगे, कर पाओगे। हाँ जी, तो ये रिस्पायरेशन आप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, न्यूट्रिशन आपने ऑलरेडी ले लिया, तो बचा क्या फोर्थ नंबर का, कि जो भी आपके बॉडी में अनवांटेड फालतू चीज भरा पड़ा है, ओके, उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दो, रिमूव कर दो, दैट इज द एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन में क्या होगा, अनवांटेड सबस्टांस रिमूव। ओके, अनवांटेड सबस्टांस जो भी है वो क्या हो जाएंगे, बॉडी से रिमूव होने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, एक्सक्रीशन। तो देयर आर 4 प्रोसेस जिसके कारण आप जीवित रहते हो, जिंदा रह पाते हो। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ हो गया, किसी भी प्रकार के थोड़ी सी त्रुटियां आ गई, तो आपका बॉडी डगमगा जाएगा, हिल जाएगा एकदम, है ना। तो डगमगा जाएगा, हिल जाएगा कहने का मतलब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, पैसे पे पैसे लगना शुरू हो जाएंगे, और हो सके तो जीवित रहो या फिर ना रहो। इसलिए इन सभी को फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, योगा करना बहुत जरूरी है, हेल्दी फूड लेना बहुत जरूरी है, और साफ पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए जी, आपको ये बात तो समझ में आ गया कि आखिर कौन कौन से चीज है जो किसी भी प्राणी को जिंदा रखता है। अब सवाल है कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, ये जो टॉपिक है कि वैसा ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन जो किसी भी प्राणी को जिंदा रहने में मदद करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझना आपको। ओके, तो चलिए, जब सबसे पहले इसको छापिए, उसके बाद मैं उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन वेट, ये सब जानने के बाद आपके मन में बहुत ही अच्छा नॉट ईसा सवाल उठता होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। आखिर लाइफ प्रोसेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सुन लो, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी, द बेसिक फंक्शन दैट इज ओके performed by our body to maintain their life on earth is called life process। मतलब क्या कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी को जिंदा रहने के लिए वो सभी आधारभूत क्रियाएं का करना क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि यही तो सब बेसिक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं और हमें जिंदा रखती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नीचे आ रहा होगा, डेफिनेशन लिखना, सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, डेफिनेशन लिखना होगा, उसके बाद बेसिक प्रोसेस फॉर द लिविंग बीइंग्स लिखकर आपको ये सब लिखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऑर्गन किस ऑर्गेनिज्म में मदद करता है जीवित रहने के लिए। तो जल्दी से छापिए। तो किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए कौन कौन से ऑर्गन का जरूरत होता है और कैसे कैसे काम करता है, एक चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनो, ऑर्गेनिज्म भी 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज द मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। ओके, तो यूनिसेलुलर का अगर बात करते हैं तो उनमें केवल और केवल एक सेल पाया जाता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। ओके, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका अमीबा। ओके, अब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होता है कि उसके पास केवल एक ही सेल है और एक ही सेल से सब कुछ करना है, टोटल फंक्शन करना है जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ओके, इसीलिए उसका जो बॉडी सरफेस है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है और वहीं से सारा कुछ आदान प्रदान उसमें होते रहता है। ओके, तो लाइफ प्रोसेस जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, अपने इंटायर सरफेस से परफॉर्म करता है। पूरे के पूरे जो इंटायर सरफेस है ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि अमीबा का इंटायर सरफेस और इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के साथ साथ अपना पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस वो कंप्लीट करता है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करता हूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उनमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इन्वायरमेंट के, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये कुछ ऑर्गन को प्रेफर करते हैं पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्टोमिक हो गया, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स हैं और इनका परफॉर्मेंस भी अलग अलग होता है। और इन्हीं ऑर्गन्स के वजह से हम क्या रहते हैं, अलाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। आप हमें देख पा रहे हो क्योंकि आप जिंदा हो, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, वो सब इन्हीं ऑर्गन्स के वजह से। ओके, इसलिए यहाँ पे हर सेल का काम क्या है, अलग अलग है। ओके, जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनका काम अलग है, जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है उनका काम अलग है, और जो बॉडी के अंदर है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उनका काम अलग अलग है। ओके, तो इसी की बिहाफ पे हम लोगों ने
ऑर्गन्स को भी अलग अलग बांट रखा है, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे एक हेडिंग डाले हैं हम कि फॉर अलाइव विच ऑर्गन्स आर एसेंशियल, जिंदा रहने के लिए कौन कौन से ऑर्गन जो है वो एसेंशियल है। तो हम सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है आपका अमीबा। और इसमें मैंने डायरेक्ट लिख रखा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है और वहीं से अपना लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करता है। ऑल द लाइफ प्रोसेस अकर थ्रू एंटायर सरफेस ऑफ सेल बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो जितना भी लाइफ प्रोसेस है उसका सरफेस से के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट में इसका पूरा का पूरा बॉडी सरफेस होता है। ओके, तो यहाँ तो पूरा बॉडी सरफेस ही, बॉडी ही यूज करने लगा अपने जीवन जीने में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम लोग, तो ऑल द सेल्स में नोट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, जितने भी सेल हैं उसमें से सभी के सभी जो हैं वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। सो दे रिक्वायर स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर परफॉर्मिंग ऑल द प्रोसेस। तो ये चीज आपको समझ में आया कि आखिर कौन सा किस तरह का ऑर्गन्स किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को जरूरी होता है। अगर मैं यूनिसेलुलर का बात करता हूँ तो इंटायर सरफेस, उसका पूरा का पूरा बॉडी यूज होगा उसको जीने में, और इधर जो है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो हमें जीवित रहने में मदद करते हैं। ओके, ये बात आपको शायद समझ में आया होगा। ओके, ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल उठता है, और आपके मन में भी सवाल उठता होगा। अगर नहीं उठता होगा तो मैं उठा देता हूँ आपके मन में एक सवाल कि जीवित रहने के लिए, इस अर्थ पर जीवित रहने के लिए हमारे जीवन में कार्बन मॉलिक्यूल्स का क्या महत्व है। ओके, अगर कार्बन मॉलिक्यूल्स ना हो तो हमारा क्या होगा। तो इसका जवाब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है कि देखो, हम लोग खाना खाते हैं और खाना में जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह वगैरह होता है। ओके, तो जनरली फैट्स और जो कार्बोहाइड्रेट है वो जनरली क्या चीज का बना होता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ओके, और पूरा का पूरा कार्बन मॉलिक्यूल्स इनमें जो प्रेजेंट है वही हम लोग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं खाना के रूप में, भोजन के रूप में, और हमें जीवित रहने में मदद करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, कौन कौन सा चीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपका फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया। लेकिन एक बच्चा प्रोटीन, तो प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को ग्रोथ में, मसल्स ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में, जितना बॉडी में टूट फूट फलना टेकना होते रहता है उसको मेंटेन करते रहता है। हमारा प्रोटीन हमारे बॉडी को बार बार रिपेयर करते रहता है और हमारे बॉडी के मसल्स को बिल्डअप करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, तो ये सब जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो हमें बॉडी, हमारे जीवन को जीने के लिए कार्बन मॉलिक्यूल्स का होना बहुत ही जरूरी है। ये जो बार मेन्यू में जो भी आपका आ रहा होगा एक क्वेश्चंस के रूप में, वो जरूर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा इसको लिखने के बाद। ओके, अब ये सब जानने के बाद हमारे मन में एक और सवाल उठता है कि आखिर किसी व्यक्ति, किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए किस चीजों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से ऐसे चीज हैं जिससे पता चलता है कि हाँ ये चीज जो, ये जो आदमी है वो जिंदा है, ये जो प्राणी है वो जीवित है। ओके, तो वो चीजों के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि वो आखिर है क्या। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार हेडिंग डालना है, क्राइटेरिया टू डिसाइड समथिंग वेदर इज अलाइव। ओके, आखिर जीवित रहने के लिए, किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, आपको नीचे आ रहा होगा। उसके बाद इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो किसी भी प्राणी को समझने के लिए कि ये जीवित है या निर्जीव है, उसके लिए मैं आपको एक कहानी, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी को गौर से सुनना और चीजों को समझना, आपको अपने आप जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए कहानी सुनते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि अलाइव मतलब जीवित प्राणी किसे कहते हैं और नॉट अलाइव मतलब निर्जीव प्राणी किसे कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले अलाइव के बारे में जानेंगे। हमारे संसार में जितने भी अलाइव मतलब कि जीवित प्राणी हैं वो सारे के सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। और अलाइव प्राणी में मतलब कि अलाइव जीवों में विभिन्न प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्किन सेल, हेयर सेल, नर्व सेल इत्यादि। और सारे के सारे जीवित प्राणियों के सेल्स में एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो जीवन के रेगुलेशन में मतलब कि लाइफ को चलाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये डीएनए किसी भी निर्जीव प्राणी जैसे कि टेबल, गाड़ी इत्यादि में पाया नहीं जाता है। अलाइव जीवों को समझने के लिए आपको एक और चीज समझना होगा जो कि है मूवमेंट।
मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा। मूवमेंट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन आज आपको मूवमेंट में दो प्रकार का बताऊंगा। वो पहला मूवमेंट है जो दिखता है और दूसरा जो मूवमेंट है वो नहीं दिखता है। ये मूवमेंट दिखता और नहीं दिखता, इनविजिबल और विजिबल कैसे है थोड़ा समझो। एक्चुअली जब भी आप किसी व्यक्ति को बुलाते हो तो आपके पास वो आता है या आप उसके पास जाते हो, तो आपने अपनी आंखों से देखा कि वो व्यक्ति आ रहा है या फिर कोई जानवर जो है वो दौड़ रहा है। ओके, लेकिन अब ध्यान से समझो इस चीज को कि हमारा पूरा का पूरा इंटायर बॉडी जो है वो सेल्स से बना हुआ है और प्रत्येक सेल जो है वो ग्रो करता है और ग्रो करके सेल्स जो है वो टिश्यू में बदल जाता है और टिश्यू जो है वो ऑर्गन का निर्माण करता है और ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। लेकिन ये चीज किसी को दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट तो हो रहा है। एक सेल एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया। और बताओ, अब ध्यान से इस चीज को देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इनविजिबल चीज हो रहा है। मतलब कि एक मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक लेवल पर ये सब बातें हो रही हैं कि एक छोटा सा सेल जो है वो टिश्यू में बदल गया और टिश्यू जो है वो ऑर्गन में बदल गया और ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम में बदल गया। तो यहां से आपको पता चलता है कि जो चीज आपको दिखता है कि मूवमेंट हो रहा है, कोई आदमी आ रहा है, कोई जानवर दौड़ रहा है, दैट इज द विजिबल मूवमेंट। और वैसा मूवमेंट जो आपको दिखता नहीं है लेकिन होता है, जैसे कि हमारा बॉडी ग्रोथ या किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल ग्रोथ जो होता है वो इनविजिबल होता है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक लेवल पर होता है। इसीलिए हम उसको इनविजिबल मूवमेंट कहते हैं। अगर अलाइव जीवों का मैं और बात करूं तो जो भी अलाइव थिंग्स होते हैं, जो भी जीवित प्राणी होते हैं, वो स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं। जैसे कि जो भी जीवित प्राणी है उसे गर्मी लगेगा, ठंडा लगेगा, चीज़ों को महसूस करेगा। लेकिन जो भी आपके घर में टेबल फैन, पंखा, कूलर, एसी है उसे कोई गर्मी, ठंडा, बरसात नहीं लगता है। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी अलाइव थिंग्स हैं वो चीज़ों को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टिमुलस है वो निर्जीव चीज़, मतलब कि नॉट अलाइव चीज़ जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। तो स्टिमुलस का रिसीव करना लिविंग थिंग्स का भी प्रॉपर्टी है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में, अपने लाइफ स्पान में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जैसे कि खाना का पचना, एक्सक्रीशन होना, डाइजेशन होना। ओके, लेकिन ये सब चीज़ जो है वो नॉन लिविंग में, मतलब कि निर्जीव चीज़ों में नहीं होता है। एंड लास्ट, कोई भी जीवित प्राणी होने के लिए 7 गुणों का होना जरूरी है। अगर उस प्राणी में, उस जीव में 7 गुण है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो 7 कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि उसको जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन का जरूरी होगा, वो अपने जीवन में रेस्पायरेशन करेगा, वो मूवमेंट करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा एंड उसके पास विभिन्न प्रकार का सेंसिटिविटी होगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये 7 चीज होता है वो लिविंग होता है। शायद आपको लिविंग बीइंग के बारे में समझ में आया होगा। तो कैसा लगा कहानी? मुझे जहां तक पता है आपको कहानी बहुत ही मजा आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा, एक प्यारा सा हेडिंग डालते हैं, दैट इज द फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी ये अच्छा चीज है। फिजियोलॉजी है क्या? देखो, हम लोग जीवित रहने के लिए जिस भी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग अपने वाइटल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वाइटल मतलब जिंदा रहना, ओके,
जीवित रहने के लिए जो जो चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, जो जो चीज करना पड़ता है, दैट इज द फिजियोलॉजी। ओके, उसमें बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे कि अभी अपने न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, फलना ढिकना, जितना सारा चीज है वो सारा का सारा इंक्लूड हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं फिजियोलॉजी का, तो जनरली फिजियोलॉजी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। ओके, और ये फिजियोलॉजी में कैटेगरी जो है वो है दो, और उसका नाम है सबसे पहला प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा है एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, जब आप 11th में पहुंचोगे, अभी तो 10th में हो आप, जब भी 11th में पहुंचोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको 7th चैप्टर 5 या 6 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, और एनिमल फिजियोलॉजी में लगभग 7 चैप्टर आपको अलग अलग पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। 10th में तो सब एक ही चैप्टर में पूरा हौच पौच खिचड़ी कर दिया गया है, और वो है लाइफ प्रोसेस। इसी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ना है, इसी में सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना है, इसी में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ना है, रेस्पिरेशन भी इसी में पढ़ना है। लेकिन 11th में जाने के बाद आपको हर कुछ का टॉपिक अलग अलग होगा, हर चैप्टर अलग अलग होंगे। ओके, तो खैर जो भी है वो 11th में बात करेंगे। अभी हम लोग 10th में है तो 10th का बात करते हैं। तो ये था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब आपको नीचे आ रहा होगा, जरूर से इस सब चीजों के बारे में लिखना, और हाँ, इन चीजों ये भी लिखना कि फिजियोलॉजी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, अब मेन बात आता है कि मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ओके, लास्ट में होमवर्क आएगा, वो होमवर्क आपको जरूर से जरूर बनाना है, और मुझे कमेंट करके बताना है, भेज देना है, फोटो क्लिक करना है, और कमेंट बॉक्स में जो फोटो होता है ना, फोटो का जो ऑप्शन होता है उसमें आपको सेंड कर देना है। ओके, नहीं तो मेरा ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं वो अपना होमवर्क को बनाकर। मैं देखूंगा कि आखिर आप होमवर्क बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। ओके, उसके बाद मैं हर एक जो भी होमवर्क जिनका भी आएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका कहाँ पे, किस व्यक्ति का कहाँ पे गलत था, क्या था सो। ओके, तो होमवर्क जरूर बनाना, होमवर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 5, 6, 10 जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप जरूर बनाना। ओके, और मुझे अगले मतलब भेजना जल्दी से, ताकि मैं जल्दी से आपको रिव्यू कर सकूं कि आपका होमवर्क बनाया हुआ कैसा था, सही था या गलत था। ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर से आपका न्यूट्रिशन स्टार्ट होगा। न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला चैप्टर, बहुत ही मजेदार तरीका से पढ़ेंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए जी, धन्यवाद, पढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए।